बात करने वाले हैं। दरअसल कल स्पीकर का चुनाव होना है, जिसको लेकर सरगर्मियां इस वक्त काफी बढ़ गई हैं, क्योंकि विपक्ष की तरफ से स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार की घोषणा की गई है और के सुरेश वो उम्मीदवार होंगे जिनकी तरफ से नॉमिनेशन भी दाखिल किया गया है। अब बड़ी बात यह है कि एनडीए ने तो पहले ही ओम बिरला के नाम पर मोहर लगा दी थी। वो एक बार फिर से उन्हें मौका दिया गया, पिछली बार भी वो स्पीकर थे और इस बार फिर से स्पीकर पद के लिए उन्होंने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया। बिल्कुल सही, 3 बार के सांसद हैं और काफी संसदीय जो कार्रवाई है उसका एक अच्छा नॉलेज भी उनके पास है। तो इस बार जो ये टक्कर है काफी कड़ी इसलिए हो जाती है कि पिछली बार तो निर्विरोध स्पीकर का चुनाव हो गया था, लेकिन इस बार विपक्ष ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया। संजय, क्या लग रहा है, ये सिर्फ एक तरीके से अपनी मौजूदगी दर्ज करवाना है या फिर कांटे की टक्कर होने वाली है? देखिए, वैसे भी कहा जाए कांग्रेस, अच्छा लोगों के दिमाग में ये जरूर है कि क्या कांग्रेस वाकई में हवाई फायर कर रही है क्या, लेकिन सच में हवाई फायर है, क्योंकि कांग्रेस के पास किसी भी तरीके से अगर इंडिया अलायंस के पास देखा जाए तो वो नंबर नहीं है, वो मेजॉरिटी नहीं है जिससे वो अपने प्रत्याशी को जिता सकती है। दूसरा, इसमें एक और पेच फंस गया, टीएमसी की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई है। टीएमसी ने कहा है कि प्रत्याशी चयन से पहले हमारी पार्टी से टीएमसी से डिस्कस ही नहीं किया गया। तो ये डर इस बात को लेकर बना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ममता बनर्जी की तरफ से या तो विड्रॉ कर लिया जाए, वो वोट ही ना कर दे जाए। अगर ऐसा होता है तो ये कांग्रेस के लिए और इंडिया अलायंस के लिए वाकई में बड़ी एक तरह से एम्बेरस फील करने वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। दूसरा ये भी है कि अगर समर्थन भी देती है टीएमसी तो भी इतने नंबर नहीं है कि ओम बिरला के टक्कर में के सुरेश वाकई में यहाँ से अपना चुनाव निकाल सके या फिर स्पीकर के पद पर उनकी दावेदारी यहाँ से मजबूत हो सके। ये बिल्कुल साफ हो चुका है। दूसरा, आपने कहा ओम बिरला तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीते, उसके बाद उनको फिर से मौका दिया जा रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये पहले ऐसे नेता हैं, पहले ऐसे चेहरे हैं जो दूसरी बार लोकसभा के तौर पर अपने कार्यकाल की शुरुआत करेंगे अगर वो चुनाव जीतते हैं। मोस्टली एक तरह से तय माना जा रहा है कि चुनाव जीतने जा रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि पिछली बार रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीत कर आए थे, पूरे राजस्थान में देखा जाए 2 लाख प्लस वोटों से। इस बार वो मार्जिन 40,000 पहुंचा है, लेकिन यह जरूर है कि संसदीय कार्रवाई की जितनी समझ है एक परिपक्व नेता के तौर पर 5 साल का अनुभव होने के नाते और पिछली बार फुल मेजॉरिटी के सरकार के तौर पर जब सरकार आई थी उसके बाद स्पीकर की जिम्मेदारी संभालने के बाद बहुत बड़े फैसले हुए जिसमें ओम बिरला की भूमिका महत्वपूर्ण मानी गई और उनका वो अनुभव उससे बढ़ा। तो जाहिर सी बात है बीजेपी की तरफ से ये बहुत अच्छा चेहरा चुना गया है और इससे न सिर्फ लोकसभा को बल्कि देश को भी फायदा होगा अगर ओम बिरला चुने जाते हैं। बिल्कुल। और देखिए ओम बिरला जो है, जिस तरीके से संजय ने भी जिक्र किया, काफी अच्छा उनका संसदीय कार्य का नॉलेज है। अब स्पीकर का जो काम होता है वो भी आप समझ सकते हैं, कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव सदन में रखे जाते हैं, अविश्वास प्रस्ताव आया या संसदीय कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने की बात होती है, ये सारे काम जो है वो स्पीकर के होते हैं और किसी भी प्रस्ताव पर, किसी भी विधेयक पर जो अंतिम फैसला है वो भी स्पीकर की तरफ से लिया जाता है। तो एक तरीके से आप ये मान लें कि संसद की जो भी हियरिंग है, जो भी काम पूरे संसद की प्रक्रिया में व्यवस्था देने का काम स्पीकर का होता है। वो कैसे सिटिंग अरेंजमेंट करता है, कैसे वहां पर व्यवस्था करता है, कब जब सत्र बुलाया जाता है तो किस तरीके से वो लोगों से समन्वय बिठाता है, हर एक चीज में वो सारी चीजें उन्हीं की व्यवस्था है। मतलब वो समझिए एक तरह से जैसे क्लासरूम है, क्लासरूम के वो एक तरह से हेडमास्टर कह सकते हैं या प्रिंसिपल कह सकते हैं कि जो क्लासरूम में होगा वो उनकी अनुमति के बगैर नहीं हो सकता है। वही वो व्यवस्था क्रिएट करेंगे जिसमें सारे सांसदों को उसमें फिट होना बैठना है और अपनी अपनी बात रखनी है। तो वो पूरे सदन के सर्वोसर्वा होती है, इसीलिए कहा जाता है कि वो स्पीकर हैं या फिर एक तरह से लोकसभा अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष का पद ही वही होता है। तो सबसे बड़ी भूमिका हो जाती है, चूंकि अनुभव होने के नाते जितने आपने अब तक इसके पहले लोकसभा अध्यक्षों को देखा है बहुत अच्छे कुछ रहे हैं, कुछ का कार्यकाल बहुत शानदार गया है, कुछ लोगों ने अलग पहचान छोड़ी है, लेकिन उन सब में गिने चुने अगर चेहरे कहा जाए टॉप में, उनमें मुझे लगता है कि ओम बिरला का स्थान सबसे ऊपर आता है, क्योंकि 5 साल पूरा कार्यकाल पूर्ण करने के बाद एक बार फिर से अगर उनके नाम की दावेदारी है, उन पर भरोसा जताया जा रहा है तो ये ओम बिरला के पिछले कार्यकाल का अनुभव और उनका सबके साथ समन्वय का एक आधार जो बना था, वो रिकॉर्ड था, वही इस वक्त है। इवन आपको बता दें कांग्रेस भी राजी हो गई थी। शायद अगर डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाता कांग्रेस को, इंडिया अलायंस को, तो वो ओम बिरला के खिलाफ कैंडिडेट उतारती भी नहीं, जिसकी वजह से स्पीकर पद के लिए भी विपक्ष को अपना उम्मीदवार जो है वो घोषित करना पड़ा, क्योंकि जो विपक्षी नेताओं की तरफ से बयान सामने आया उसमें ये बताया गया कि उन्होंने उपाध्यक्ष पद यानी कि डिप्टी स्पीकर के पद के लिए जो इंडिया गठबंधन है उनकी तरफ से किसी उम्मीदवार के नाम की उम्मीद की थी, लेकिन इस तरह की कोई घोषणा की नहीं गई, जिसके बाद इंडिया गठबंधन की तरफ से डिसाइड किया गया कि वो स्पीकर पद के लिए भी अपना उम्मीदवार घोषित करेंगे। राहुल गांधी ने यहाँ तक कह दिया था नोबिता कि आज दरअसल राजनाथ सिंह की तरफ से कांग्रेस को कॉल की गई, मल्लिकार्जुन खड़गे को, उसमें उन्होंने कहा कि आप हमारे प्रत्याशी का समर्थन करिए। कांग्रेस पार्टी ने समर्थन करने के लिए हामी भर दी, लेकिन उसमें एक डिमांड की गई कि डिप्टी स्पीकर का पद हमें मिलना चाहिए।
लेकिन उसके बाद राजनाथ सिंह, जब कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा तो राजनाथ सिंह ने कहा कि हम दोबारा आपको कॉल करते हैं, एक तरह से डिस्कस करके। उसके बाद कॉल आई नहीं और नॉमिनेशन फाइल होने की पूरी प्रक्रिया सामने आ गई। तब जाकर फिर एक तरह से प्रत्याशी उतारने की तैयारी की गई और के सुरेश का नाम फाइनल किया गया विपक्ष की तरफ से। हालांकि ओम बिरला का नाम पहले से तय कर लिया गया था सत्ता पक्ष की तरफ से, और जो 10 सेट में आज बकायदा नॉमिनेशन फाइल भी कर दिया गया है। वो तमाम बड़े नेता, वो साफ तौर पर दिख रहा था, जो पावर था उसमें अमित शाह थे, राजनाथ सिंह थे, प्रधानमंत्री को छोड़कर मुझे लगता है कि जितने बड़े टॉप लीडर हैं और जो एक सर्कल बना है वो सारे नेता वहां पर मौजूद थे। और ये साफ तौर पर दिखाता है कि ओम बिरला के पक्ष में सरकार की भूमिका या फिर जो संख्या बल होने की स्थिति है वो वाकई में डोमिनेट करती दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए के सुरेश के बारे में अगर हम बात करें तो केरल से ताल्लुक रखते हैं, वो वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं कांग्रेस की तरफ से, तो अच्छी खासी पकड़ उनकी उस राज्य में मानी जाती है। हाँ। और दूसरी बड़ी बात यह है कि क्योंकि वो लगातार सांसद रहे हैं और केरल में विधानसभा चुनाव भी हैं, तो ऐसे में यहाँ पर कई समीकरणों को एक साथ साध के कांग्रेस ने ये फैसला किया कि के सुरेश जो है वो उम्मीदवार हो सकते हैं। और देखिए इसमें जब स्पीकर का चुनाव होता है तो ये भी एक मेन पॉइंट होता है, एक फैक्टर होता है कि सबसे जो वरिष्ठ सांसद है उन्हें ही ये पद दिया जाता है। और ऐसे में के सुरेश का नाम जो है वो विपक्ष की तरफ से सामने रखा गया। 62 साल इनकी उम्र है रोमिता, लॉ ग्रेजुएट है, पढ़े लिखे हैं और 4 बार के सांसद हैं, यानी 4th टाइम ये इस बार पार्लियामेंटेरियन बने हैं। और इस बार सीपीआई के अरुण कुमार को उन्होंने केरल के दरअसल मवेलीकारा सीट से हराया है और अनुभव काफ़ी अच्छा है। साउथ में ठीक ठाक पकड़ मानी जाती है, खास करके दक्षिण भारत के केरल के राज्य में इनकी बहुत शानदार पकड़ है। और दूसरा यह है कि दक्षिण को साधने के लिए अमूमन आपने देखा होगा कि इसके पहले जितने भी लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं उनमें से दक्षिण भारत के चेहरे काफ़ी रहे हैं। तो हो सकता है कांग्रेस एक बार फिर से साउथ और नॉर्थ को साधने के लिए ये कदम उठाना चाहती हो। लेकिन ये ज़रूर है कि कांग्रेस को पता है कि कोई अगर मिराकल हुआ उधर से, अगर हो सकता है कि जेडीयू और टीडीपी की तरफ से कोई ऐसा हुआ कि भाई उनका हृदय परिवर्तन हुआ तो ही जीतने की संभावना बन सकती है, वरना इसमें हार है। हाँ, ये जरूर सिंबॉलिक तौर पर कह दिया जाएगा कि देखिए सरकार को हम चाहे छोटा मसला हो चाहे बड़ा मसला हो, किसी में भी एक तरह से हम वॉक ओवर नहीं देंगे, हर जगह उनको चुनौती का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, फिलहाल जो रणनीति है कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की वो यही नजर आती है कि चाहे आपको वास्तविक स्थिति पता हो, आपको ये पता हो कि आप ये चुनाव नहीं जीत सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके क्योंकि आप अपनी मौजूदगी दर्ज करवाना चाहते हैं, आप ये बताना चाहते हैं कि इस बार एक अच्छा मैंडेट हमें मिला है जिसका उपयोग आप पूरी तरीके से संसद में अपनी मौजूदगी को दर्ज करवा के करना चाहते हैं। इसलिए लगातार यहाँ पर जो कश्मकश है वो देखने के लिए मिल रही थी। पहले दिन भी हमने कुछ इसी तरह की नोकझोंक संसद में देखी थी। उसके बाद स्पीकर का चुनाव जब कल है तो ये सारी स्थिति जो है वो पैदा हो रही है, जब इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार है और साथ ही एनडीए की तरफ से उम्मीदवार है। हालांकि इसके बहुत कम चांसेस नजर आते हैं कि ओम बिरला की हार हो, क्योंकि सीधे तौर पर वो जीतेंगे। अब अगर उन जीत को यहाँ पर उनके पक्ष में है। अब अगर आप यहाँ पे उनके जीत के मायने समझेंगे तो आप ये देखिए कि अगर लोकसभा में एनडीए की तरफ से स्पीकर होता है तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्पीकर के तौर पर अगर एनडीए का उम्मीदवार है तो बीजेपी को और जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं उन्हें संसद में एक मजबूती मिलती है। जो फैसले लिए जाएंगे, जो बड़े फैसले लेने की बात प्रधानमंत्री भी अपने संबोधन में कर चुके हैं, उनको मजबूती मिलती है। और एक तरीके से जो पावर्स है स्पीकर के पास, उनका भी अच्छा खासा प्रयोग जो है वो एनडीए की तरफ से किया जा सकेगा। और ऐसे में जो सहयोगी दल है बीजेपी के, उनके भी उन्हीं के साथ रहने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो तब हो जाता है जब आपको फ्लोर टेस्ट देना हो या अगर आपको नंबर प्रूफ करना हो, तो अब स्पीकर की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। या अगर आपके पक्ष में आप ही का स्पीकर है तब वहां पे जो संसदीय जो प्रणाली है उसे समझना और देखना काफी ईजी हो जाता है। हालांकि उस पद पे जो भी बैठा है वो बिल्कुल निष्पक्ष है, वो दोनों ही जो दल हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे वो एनडीए हो, वो उन्हें बराबरी से सुनेंगे। लेकिन एक तरीके से मजबूती जरूर स्पीकर के होने पर किसी भी अलायंस को जरूर मिलती है। जिसके पक्ष से होता है उसका तो फायदा मिलता है, क्योंकि भाई पार्टी सिंबॉलिक तौर पर होता है, वो ठीक है न्यूट्रल हो जाते हैं वहां पर। और लेकिन ये जरूर एक इसी तरीके से इतिहास अगर उठाकर देखा जाए तो एक स्पीकर ने बाकायदा इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि अगर मैं लोकसभा स्पीकर बनता हूं तो मैं किसी दल का नहीं हूं, मैं दोनों दलों का हूं, सबका हूं, पूरे सदन का हूं। ऐसे में मैं अपनी भूमिका का निर्वहन इसी तरीके से करूंगा। लेकिन आपको बता दें कि अगर नंबर गेम की बात करें, जैसा आपने कहा कि अगर फ्लोर टेस्ट करना पड़ेगा, फ्लोर टेस्ट अब भी होगा रोमिता स्पीकर के चुनाव के बाद, जब सरकार मोदी सरकार की अग्नि परीक्षा ही है, अग्नि परीक्षा है। नहीं, वो जरूरी भी है कि अगर एक बार ये एक तरह से कहा जाए कि फ्लोर टेस्ट करवा लिया जाता तो कोई भी सरकार 6 महीने के लिए बिल्कुल अस्वस्थ हो जाती, क्योंकि संवैधानिक तौर पर ये नियम है कि अगर आप एक बार फ्लोर टेस्ट के लिए सरकार जाती है, सदन के भीतर ये प्रक्रिया होती है, तो फिर 6 महीने तक
कोई भी चाहे सरकार को इस तरीके से ऑपरेट नहीं कर सकता है कि सरकार का अगर कोई हिस्सा, कोई अलायंस टूट भी जाता है तो 6 महीने के भीतर दोबारा फिर से फ्लोर टेस्ट करवाने के लिए कोई नियम नहीं है। तो सरकार 6 महीने के लिए आश्वस्त हो जाती है। दूसरा नंबर की अगर बात की जाए तो अगर इसमें 16 सांसद जो इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस से अलग हैं, जो निर्दलीय हैं, अलग अलग जगहों से जीत कर आए हैं, अगर वो किसी तरीके से कांग्रेस को समर्थन करते हैं तो भी कांग्रेस के पास इतना नंबर नहीं होता है जितना खुद एनडीए अलायंस के पास है, उससे ज्यादा कहीं एनडीए अलायंस के पास है। तो किसी भी हाल में ये नहीं कहा जा सकता कि के सुरेश के जीतने की संभावना फिलहाल कहीं से दिखाई दे रही, और एनडीए अलायंस का यानी एक तरह से ओम बिरला का लगभग चुनाव जीतना बिल्कुल तय माना जा रहा है। तो देखिए अब ये जरूर देखना होगा कि कल का दिन कितने हंगामेदार होता है। जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी, सांसदों की तरफ से जो समर्थन है वो स्पीकर के नाम पे दिया जाएगा। तो ये एक पूरी संसदीय प्रक्रिया जिसका पालन इस वक्त किया जा रहा है। सबसे पहले नवनिर्वाचित जो सांसद है उन्हें शपथ दिलाई गई है और अब कल स्पीकर का चुनाव होना है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी। हम आपको बताते रहेंगे कि आखिर इस पूरे प्रोसेस में किसका पलड़ा जो भारी है वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। कल स्पीकर के चुनाव का जब ये पूरा प्रोसेस पूरा होगा तब स्पीकर का चुनाव जिसका भी होगा उसका नाम भी सामने आ जाएगा। फिलहाल लगभग तय कि ओम बिरला ही स्पीकर होंगे। नहीं, अब कल जब चुनावी प्रक्रिया होगी तब दिलचस्प ये देखना होगा कि कांग्रेस ने आखिर किस कॉन्फिडेंस में आकर ये प्रत्याशी उतारा है। क्या वाकई में किसी का हृदय परिवर्तन होता आपको दिखाई दे रहा है? चूंकि टीएमसी की तरफ से इफ एंड बट शुरू कर दिया गया है। टीएमसी के पास भी अच्छे खासे सांसद है 30+। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो मुझे लगता है कि बीजेपी का पलड़ा और भारी हो जाएगा अगर उधर जाता है तो। ममता बनर्जी इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बाकायदा साथ में रह चुकी हैं, तो कभी भी कुछ हो सकता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों, लोकसभा और विधानसभा में अलग अलग समीकरण बनते दिखाई देते हैं। तो अगर ऐसा होता है, हालांकि ऐसी संभावना कम है, नहीं भी होता है तो कल ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि कांग्रेस की सोच प्रत्याशी उतारने के पीछे आखिर क्या थी, इंडिया अलायंस क्या चाहता था, क्या मैसेज देना चाहता था। और चुनाव के बाद अगर ओम बिरला चुनाव जीतते हैं, स्पीकर के पद पर दोबारा आसीन होते हैं, तो इस चुनाव का आने वाले कार्रवाइयों पर भी असर पड़ेगा क्या? क्या वाकई में इस बात को लेकर हमेशा स्पष्ट एक तरह से रेखा रहेगी, सोच रहेगी कि कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया था बल्कि अपोज करने के लिए प्रत्याशी उतारा था? ये तमाम बातें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।